नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं एवं जो भारतीय कृषि है यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। तो भारतीय कृषि पर पंचवर्षीय योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा या किस प्रकार से उनका योगदान था, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कुछ आंकड़े देखेंगे। साथ में हम उसके बाद कुछ विशेष चीज़ें इसी के अंतर्गत देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कृषि से संबंधित जो समस्याएं होती है वर्तमान में। इसके बाद आज़ादी के बाद उसकी क्या स्थिति थी, उसके बाद हम देखेंगे उसके द्वारा मतलब जो समस्या है उनको सुधारने या उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या पहल की गई है और क्या क्या प्रकार से जो है आगे उसके द्वारा जो है पहल की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस क्लास में। तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं, देखिए पंचवर्षीय योजना और भारतीय कृषि, इसके बारे में हम यहाँ पहले देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ ही आप उत्तर लेखन ग्रुप को भी ज्वाइन करेंगे जो टेलीग्राम का है, तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि वहाँ पे प्रतिदिन के अनुसार उत्तर लेखन का कार्य किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान में दे सकते हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले अगर बात करें हम पंचवर्षीय योजनाएं की, तो पहली पंचवर्षीय आपको देखने को मिलेगा, टोटल आपको पंचवर्षीय योजनाएं कितनी देखने को मिली, टोटल 12, यानी कि 2012 से लेकर 17 के अंतर्गत अगर देखें तो सबसे लास्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहली अगर बात करें तो उनका देखिए आपको यहाँ पे दिया भी है 1951 से लेकर 56 तक ये देखने को मिली है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप। अब यहाँ क्या देखने को मिला हमको पहली पंचवर्षीय योजना में, तो कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में किया गया था उद्योग पर और तीसरे में किया गया है दोनों पर। ठीक है, तो आप पहली देखिए, खाद्य संकट को दूर करने के लिए यहाँ पर कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। साथ में अगर देखें तो कुल राजस्व आवंटन को 31% कृषि को प्रदान किया गया। ठीक है, और उसके अलावा कुल वृद्धि की अगर बात करें यहाँ पे तो 2.71% देखने को मिली। दूसरी पंचवर्षीय योजना हमको देखने को मिली, यहाँ पे देख सकते देखिए 56 से लेकर 61 तक, यानी 1956 से लेकर 61 तक देखने को मिली। कुल व्यय की अगर बात करें तो यहाँ पे 20% भाग जो है, जो टोटल जो भाग होता है व्यय मतलब अमाउंट का, उसका 20% भाग कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया और वृद्धि दर यहाँ पे 3.71 मिली। यहाँ पे देखिए आपको 2.71 देखने को मिलती है। फिर देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक देखने को मिली, 1961 से लेकर 1966 तक देखने को मिली। इसके बाद हम देखें इसमें तो कृषि को प्राथमिकता, किंतु भयंकर सूखे के कारण ये असफल मानी गई। तो आप देख सकते देखिए 66 से 69 के अंतर्गत नई योजना यहाँ पे उपलब्ध नहीं की गई और इसके बदले में क्या देखने को मिला, योजना अवकाश देखने को मिला। तो यहाँ देखिए हरित क्रांति भी इसी समय शुरू की गई, तीसरी योजना असफल, परंतु यहाँ पे योजना अवकाश में कृषि को सफलता मिली और यहाँ वृद्धि दर हमको 4.16% देखने को मिली। चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो 1969 से लेकर 74, अब यहाँ देखिए 3 वर्ष का यहाँ पे गैप देखने को मिला योजना अवकाश के रूप में, और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर 1974 के अंतर्गत यहाँ देखने को मिली। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दिया गया। कुल व्यय का यहाँ पे 22% देखने को मिलता है कृषि क्षेत्र में और वृद्धि दर हमको देखने को मिलती है 2.57%। अब अगली जो पंचवर्षीय योजना वो देखने को मिली यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 तक देखने को मिली। तो यहाँ देखिए कुल व्यय यहाँ पे 15% देखने मिला। खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करें तो 1520 लाख टन के रूप में देखने को मिला, वृद्धि दर 3.28। और यहाँ पे हम देखें तो इस स्थिति को विद्वानों ने द्वितीय हरित क्रांति की यहाँ पे संज्ञा दी, द्वितीय हरित क्रांति। अच्छा, हरित क्रांति के जनक कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये चीज़ मैंने पीछे के कुछ लेक्चर में भी पूछा हूँ तो वहाँ भी आप बता सकते हैं। यहाँ देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है, कब से, देखिए यहाँ पे 1 वर्ष का फिर यहाँ पे अवकाश देखने को मिला। अब 80 से 85 के अंतर्गत आपको छठवीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है। हरित क्रांति का दूसरा चरण देखने को मिलता है यहाँ पे और कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश एवं प्रबंधन पर बल दिया गया। कुल कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर देखने को मिली 2.57%। सातवीं पंचवर्षीय योजना अगले 5 साल बाद यानी कि 1985 से 90 के अंतर्गत देखने मिली। इस योजना में कपास को छोड़कर सभी जो फसल थी, सभी फसलों का उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा और कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो देखने को मिली 3.47%। आठवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे 90 से 92 के बीच में देखिए योजना अंतराल देखने को मिला, यानी कि 1 ईयर यहाँ पे योजना जो है वो देखने को मिली। और यहाँ पे 92 से 97 यानी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के अंतर्गत देखने को मिलती और कृषि क्षेत्र का जो विकास दर है 4.68% देखने को मिला। निर्धारित लक्ष्य यहाँ पे ज़्यादा था। इसके बाद अगर देखें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना अगले 5 साल यानी कि 97 यानी 1997 से 2002 के अंतर्गत देखने को मिली और यह योजना कृषि क्षेत्र में कृषि के संबंध में यहाँ पे असफल मानी जाती है। कृषि क्षेत्र में विकास दर मात्र यहाँ पे 2.06% यहाँ देखने को मिली।
10वीं पंचवर्षीय योजना अगले 5 साल यानी 2002 से 7 तक। राष्ट्रीय कृषि नीति यहाँ पे 2000 अपनाई गई। मृदा स्वास्थ्य एवं जो जल है, जल के प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया। 2002-2003 में ऋणात्मक वृद्धि हुई। विकास दर 2.3% देखने को मिला। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिली 2007 से 12 के अंतर्गत, और कृषि उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिली। रोजगार सृजन, भूमि पर जनसंख्या दबाव कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता को कम करने जैसे जो लक्ष्य है वो निर्धारित किए गए। वृद्धि दर 3.6 देखने को मिली। फाइनली हम देखते हैं लास्ट पंचवर्षीय योजना यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 17 के अंतर्गत देखने को मिली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में पहले 4 वर्षों में कृषि क्षेत्र में 1.6% औसत विकास देखने को मिला। तो ये टोटल मिलाकर कंप्लीट जो पंचवर्षीय योजना जिनकी अगर बात करें तो यहाँ कृषि पर उनका क्या प्रभाव था वो हमको देखने को मिला। अब यहाँ हमको कुछ चीज़ें और देखने को मिलती है। जैसे आप अगर बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित जो केंद्रीय मिशन थे वो हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको केंद्रीय मिशन जो है वो देखने को मिलता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसका NFSM होता है। इसका आपको फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं शॉर्ट में देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NMSA, NMOOP, NMAET और MIDH, ये सारी चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इनका आपको फुल फॉर्म बताना कमेंट बॉक्स में, चारों पांचों का। तो यहाँ देखिए सतत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, फिर सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन, खाद्य तेल एवं पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक मिशन, इसके अलावा राष्ट्रीय समन्वित बागवानी मिशन, ये सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित कुछ केंद्रीय मिशन थे। अब देखिए एक समकालीन मतलब जो है समग्र रूप से ये हम देखें तो यहाँ देखिए पंचवर्षीय योजनाओं में जो है कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर हमको एक जो है अलग से डाटा यहाँ देखने को मिला। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2.71, जो कि हमने ऊपर देख चुके हैं। फिर दूसरी में आप देख सकते हैं 3.17। तीसरी पंचवर्षीय योजना 0.73, क्योंकि ये असफल मानी गई थी। सूखे की स्थिति यहाँ देखने को मिली, और पाकिस्तान चीन के साथ यहाँ पे युद्ध भी देखने को मिला था। 3 वार्षिक योजनाएं देखने को मिली यहाँ पे 4.16%। चौथी पंचवर्षीय योजना 2.57%। पांचवी पंचवर्षीय योजना 3.28%। छठी पंचवर्षीय योजना 2.52%। सातवीं पंचवर्षीय योजना 3.47%। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करूँ तो 4.68%। नौवीं पंचवर्षीय योजना 2.02%। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2.3, और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें 3.7। लास्ट बची हमारी, तो ये आपको देखने को मिलेगी 1.6%। तो ये हमने ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, एक बार आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब कुछ आयोग यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे एक आयोग यहाँ देखने को मिलता है राष्ट्रीय कृषि आयोग। अब राष्ट्रीय कृषि आयोग मतलब यहाँ बात करें हम तो ये जो है जिसे नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन बोलते हैं, तो इसकी स्थापना जो है यानी कि यहाँ पे हम देखें तो ये 2004 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ये जो है किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए यहाँ पे कार्य योजना को सुझाव देने के लिए इसका जो है गठन किया गया था, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि आयोग, जिसे इंग्लिश में अगर बात करें तो नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन बोला जाता है। आप यहाँ देखें तो दिसंबर 2004 में ये जो है और अगस्त 2005 में, दिसंबर 2005, इसके अलावा अप्रैल 2006 तथा अक्टूबर 2006, ये कंप्लीट रूप से हमको अलग अलग ड्यूरेशन में इसकी रिपोर्ट देखने को मिलती है राष्ट्रीय कृषि आयोग की। ठीक है, तो अंतिम रिपोर्ट यहाँ पे अक्टूबर 2006 में हमको जो है देखने को मिलती है। पांचवी जो रिपोर्ट रहती है किसके द्वारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। और चौथी रिपोर्ट जो है केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा यहाँ पे हम देखें तो चौथी रिपोर्ट भी 13 अप्रैल 2006 को यहाँ पे प्रस्तुत की गई थी, जिसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें जो है किसानों के लिए एक विस्तृत नीति का निर्धारण की संस्तुति दी गई, और इसमें कहा गया है कि सरकार को अब सभी कृषिगत जो उपज है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पर घोषित करना चाहिए, तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उचित समय पर प्राप्त हो सके। नहीं तो पता चल रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया परंतु किसानों तक उसकी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, बहुत समय यहाँ पर लग जा रहा है। इसके बाद हम देखें तो देखिए नई जो राष्ट्रीय नीति थी, नई कृषि नीति थी, उसके अंतर्गत हम बहुत सारी बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि सभी कृषिगत उपजों के लिए यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जाए। साथ में हम देखें तो MRSF का मतलब होता है जो बाजार जोखिम स्थिरीकरण कोष होता है, जिसके अंतर्गत मूल्य में उतार चढ़ाव से जो है किसानों की सुरक्षा हेतु इसको जो है यहाँ पे लाया गया था इस नीति के अंतर्गत। फिर होता है ARF, जिसे हम एग्रीकल्चर रिस्क फंड बोलते हैं, यानी कि कृषि जोखिम कोष बोलते हैं, और ये था सूखे एवं वर्षा संबंधी जो जोखिम है उसके बचाव के लिए इसका सुझाव दिया गया था। फिर होता है FC। अब FC का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं फार्मर कमीशन यानी कि किसान आयोग। तो सभी जो राज्य है उसमें राज्य स्तरीय
जो एक प्रकार का किसान आयोग है उसके गठन का यहाँ सुझाव दिया गया। फिर होता है आईएएस। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है किसानों के लिए बीमा योजनाओं का विस्तार करना था। साथ में हम देखें तो कृषि संबंधी जो स्थानीय पंचायती थी उसके अधिकारों का यहाँ पे अधिकारों में वृद्धि करना था। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा कृषि हेतु जो अधिक संसाधन उसके आवंटन की संस्तुति दी गई। साथ ही में अगर देखें तो केंद्र एवं राज्य में कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय करने का सुझाव दिया गया। तो ये सभी चीज़ें कहाँ देखने को मिली हमको? राष्ट्रीय कृषि आयोग के अंतर्गत देखने को मिली। अब बात करते हैं अगली एक चीज़ जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 की बात करें तो यहाँ पे यह जो है स्वतंत्र भारत की तीसरी कृषि नीति इसको बोला जाता है, तीसरी कृषि नीति। और यहाँ पे हम देखें 1992 से जो है 1992 में यहाँ पे जो है प्रथम कृषि नीति देखने को मिलती है और दूसरी कृषि नीति हमको 2002 में देखने को मिलती है, ठीक है। और तीसरी देखने को मिलती है 2007 में, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस कृषि नीति में जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो अधिकांश संस्तुति है उसको शामिल कर लिया गया। और इस कृषि नीति के प्रमुख लक्ष्य भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कृषक की जो निवल आय थी जिसे हम नेट इनकम बोलते हैं, उसकी आय में यहाँ पे पर्याप्त वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। इसका लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिला। और उसके बाद देखें तो हमको उत्पादकता, लाभदेयता तथा जो प्रमुख कृषि प्रणाली है उनकी स्थिरता स्थापित करने के लिए भूमि है, जल है, जैव विविधता है तथा जो जेनेटिक संसाधन है उनको सुरक्षित तथा समुन्नत कर बनाना यहाँ पे मुख्य जो है इसका लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा समर्थक जो सेवाएं है, समर्थक सेवाओं का मतलब क्या है? जैसे बीज है, सिंचाई है, उर्वरक है, इन सभी का यहाँ पे विकास करना लक्ष्य रखा गया। साथ में हम देखें तो जैव सुरक्षा अर्थात जो फसल है, कृषि है, पशु है, मछली पालन है, जंगल है, उसके संदर्भ में यहाँ पे जैव सुरक्षा यानी कि बायो सिक्योरिटी को सशक्त बनाना मुख्य यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। साथ में हम देखें तो भूमि सुधार एजेंडा के बचे हुए भाग को पूरा करना था। सभी कृषि नीतियों तथा जो कार्यक्रम है उसमें भी मानवीय आयाम को स्थान देना था। पोषणीय जो ग्रामीण आजीविका थी उस पर भी ध्यान देना था। साथ में अगर देखें तो सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं जिसके अंतर्गत कृषकों की सामाजिक सुरक्षा, उसके लिए यहाँ पे इसका विकास करना जिसे सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। गैर कृषि रोजगार की बात करें तो ग्रामीण परिवारों के लिए ये जो थी गैर कृषि रोजगार यानी नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, इसके पर्याप्त अवसर विकसित करना इसमें लक्ष्य रखा गया। पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य प्रणाली प्रभावी रूप से क्रियान्वित हो ताकि कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य प्रदान किए जा सके। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिली किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 के अंतर्गत। और चीज़ यहाँ देखें तो कृषि के विकास के लिए कृषि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल करना, यानी कि पहले राज्य का दायरा था। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन बताना है कि हमारी जो सूची है जिसे हम अगर बात करें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों जो सूची है संविधान की किस अनुसूची यानी कि कौन से शेड्यूल में इनका वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। अब फाइनली हम अगर देखें तो वर्तमान में कृषि क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं उपलब्ध है, ये आपका मेन चीज़ देखने को मिलती है, यानी कि मेन सिलेबस अगर देखें तो भारत मतलब जो कृषि है, भारत में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दे यानी कि समस्याएं हम बात करें और उनके समाधान के लिए क्या क्या पहल की गई है और क्या भविष्य में किया जा सकता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। तो चलिए पहले समस्या देख लेते हैं। तो समस्या को देखने से पहले हम देखें तो जो भारत है, भारत में हम देखें तो लगभग 65% जो कृषि है वो बारिश पर निर्भर है, यानी कि वर्षा जल पर निर्भर है। और आधे से अधिक क्षेत्र में अत्यधिक बारिश या फिर अति अल्प बारिश हमेशा परेशानी का कारण बनती है। कभी अधिक बारिश हो जाती है और कभी बहुत कम बारिश हो जाती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाती है तो फसल नष्ट होना उस समय भी, और अगर बहुत ही कम होना है बारिश तो उस समय भी फसल यहाँ पे नष्ट होना। और हाल के कुछ महीनों की अगर बात करें, कुछ वर्ष की अगर बात करें तो जैसे कुछ स्टेट है, जैसे आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं, तो इन सभी राज्यों के किसानों के नेतृत्व में कई विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। वर्तमान में भी आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। कृषि से संबंधित समस्याओं को लेकर यहाँ पे वर्तमान में जो किसान हैं, पंजाब हरियाणा के जो भी किसान हैं, ठीक है, वो अभी हड़ताल या फिर भारत बंद जैसी स्थिति आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। ऐसी परिस्थिति में उन महत्वपूर्ण कारकों को जानना आवश्यक हो जाता है जिसके कारण भारत में कृषि की गंभीर समस्या हमको देखने को मिलती है, तभी तो हम उनका सॉल्यूशन आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली अगर बात करें यहाँ पे तो पहला जो हमको देखने को मिलता है ग्रामीण शहरी विभाजन। तो होता क्या है ये ग्रामीण शहरी विभाजन का मतलब यहाँ पे होता है, जैसे भारत में अधिकांश जो खेती है देश के ग्रामीण हिस्सों में की जाती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। हालांकि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सुधार हुआ है, लेकिन भारत के ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत पुल को कम करने के लिए
यह पर्याप्त नहीं माना जाता। ग्रामीण जो मासिक प्रति व्यक्ति आय है 1993-94 की अगर बात करें तो उसमें 2004 और 5 के बीच में नाम मात्र की यहाँ पे अप्रत्यक्ष वार्षिक दर यहाँ बढ़ोतरी मिली है। लेकिन 2004-5 से 2011-12 की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला है, 3.3% यहाँ इसकी तीव्र गति में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा शहरी आय की वृद्धि में वृद्धि दर तेज हो गई है और ग्रामीण और शहरी उपभोग के बीच का अंतर इस अवधि से थोड़ा सा बढ़ गया है। और इस प्रकार ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और जो ग्रामीण गरीबी है दर गिरने के बावजूद भी खेती के अंतर्गत असमानता केवल ग्रामीण इलाकों में ही पाया जाता है। इसके अलावा लोक नीति की अगर बात करें, लोक नीति द्वारा जो है 2014 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार हमको देखने को मिलता है कि 40% किसान हैं अपनी आर्थिक स्थिति से पूरी तरीके से असंतुष्ट थे। और यह आंकड़ा पूर्वी भारत की अगर बात करें तो यहाँ 60% से अधिक था। 70% से अधिक किसानों का यह मानना है कि शहरी जीवन जो है ग्रामीण जीवन से काफ़ी बेहतर माना जाता है। तो ये ग्रामीण और शहरी के बीच में जो पुल यानी कि जो खाई है उनके बीच में पुल का अभाव है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है वर्तमान में कृषि से संबंधित एक समस्या। फिर हम देखें कृषि में निवेश का अभाव देखने को मिलता है वर्तमान में। तो कृषि क्षेत्र में नए निवेश में कमी हुई है वर्तमान में देखें तो। और कई अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए जो है कई कारण भी बताया है। और कुछ लोग तो इसमें मानते हैं कि कृषि में अस्थिरता जो है उसका मूल कारण भूमि असमानता है। और यह तर्क भी दिया जाता है कि मतलब कुछ लोगों के द्वारा खेती की व्यवस्था के तहत मकान मालिक, किराएदार आदि द्वारा बात के सभी जो उत्पादन हैं खर्चों को वहन किया जाता है और किराएदारों में निवेश योग्य संसाधनों की कमी होती है जो कृषि उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार अगर देखें तो हमको कृषि में निवेश का अभाव देखने को मिलता है। फिर प्रभावी नीतियों का अभाव, तो यहाँ देखिए कृषि से संबंधित जो प्रभावी नीति होती है उनका अभाव यहाँ देखने को मिलता है। तो देखें भारत की बात करें तो भारत में कृषि से संबंधित जो समस्या है उसको हल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किए गए जो प्रयास थे उनके बावजूद भी भारत में कोई जो है सुसंगत ढंग से कृषि नीति नहीं है। भारतीय कृषि में अस्थिरता और जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि के मुद्दे को लेकर एक सुसंगत कृषि नीति जो है एक व्यापक समझौता की भी आवश्यकता पड़ती है राजनीतिक और आर्थिक दोनों कारणों से। पिछले कुछ दशक की अगर बात करें तो भारतीय जो राज्य है उसके द्वारा व्यापक आधार पर कृषि कार्यों की उपेक्षा की गई है यानी कि अनदेखा किया गया है। और पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत की तरह अधिकांश विकासशील देशों ने अपने कृषि क्षेत्र के संरचनात्मक विकास को नज़रअंदाज किया है। तो ये देखें हम तो प्रभावी नीतियों का अभाव देखने को मिलता है। फिर प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो है क्या ये यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। जब खेती की बात आती है यहाँ पे तो इस क्षेत्र के लिए भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और विकसित नहीं किया है। मुख्य रूप से सिंचाई से संबंधित संसाधनों को संरक्षित करने के लिए बहुत कम प्रयास किया गया है। महाराष्ट्र और अन्य जगह में प्रवास की कहानियाँ और गंभीर जल संकट से स्थिति की गंभीरता स्वतः स्पष्ट हो जाती है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का अभाव। इसके बाद हम देखें तो विमुद्रीकरण का अभाव देखने को मिलता है। तो इसके तहत यहाँ बात कर सकते हैं हम कृषि में तनाव की घटनाओं का जो है दिखाई देने का मुख्य कारण विमुद्रीकरण है। और इस वित्तीय वर्ष में कृषि उत्पादों में जो है काफ़ी कमी देखने को मिलती है। नगद कृषि क्षेत्र में लेन देन का प्राथमिक तरीका है जो भारत के कुल उत्पादन का लगभग 15% हमको यहाँ पे देखें 15% का योगदान देता है। इनपुट आउटपुट चैनलों के साथ साथ मूल्य और आउटपुट फीडबैक प्रभावों से कृषि प्रभावित जो है काफ़ी मात्रा में होती है। बिक्री है, परिवहन है, विपणन है और जो थोक केंद्र है या फिर हम मंडी की बात करें तो इसके लिए तैयार माल का वितरण मुख्य रूप से जो है नगद लेन देन पर ही आधारित होता है। तो यहाँ पे विमुद्रीकरण का काफ़ी अभाव देखने को मिलता है। यानी कि इसके अतिरिक्त यहाँ देखें तो विमुद्रीकरण के कारण आपूर्ति की जो श्रृंखला में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखें कृषि पर जो है अत्यधिक हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप का मतलब होता है बीच बीच में जैसे हम देखते हैं ना किसी के काम में टांग अड़ाना। ठीक है, भारत में मूल्य नियंत्रण पर कई प्रतिबंध है और उन प्रतिबंधों से भारतीय कृषि को मुक्त किया जाना आवश्यक है। और इसके अलावा अस्थिर कीमतों, कृषि उत्पादों के आंदोलन पर प्रतिबंध, वैश्विक बाजारों तक पहुँच की कमी, इसके कारण जो है क्षेत्र में क्या हो रहा है यहाँ पे वाणिज्यिक जोखिमों को लेकर कुछ सुधारात्मक उपायों को लागू करने की आवश्यकता की गई है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस संकट का जो है समाधान राज्य नियंत्रण की व्यवस्था को खत्म करने से कुछ हद तक हो सकता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कृषि पर अत्यधिक हस्तक्षेप। ठीक है, फिर सिंचाई की सुविधा,
तो सिंचाई की सुविधा भी एक मुख्य समस्या देखने को मिलती है भारत के अंतर्गत, यानी कि भारतीय कृषि में। तो भारत की कुल शुद्ध सिंचाई क्षेत्र में सरकारी आंकड़े में शायद ही कभी कोई वृद्धि दिखाई गई हो। कुल सिंचित क्षेत्र की बात करें तो लगभग यहाँ पे हमको 63 मिलियन हेक्टेयर की देख लेते हैं, 63 मिलियन हेक्टेयर। और देश में बोया गया कुल क्षेत्रफल हम देखें तो कितना है, 45% ही यहाँ देखने को मिलता है। और हाल ही के कुछ वर्षों में असम है, मध्य प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा राजस्थान, इनकी सिंचाई सुविधाओं में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन 2004-05 में प्रमुख मध्यम और जो लघु सिंचाई है उसमें वास्तविक सार्वजनिक निवेश में जो है 235 अरब रुपए से लेकर यहाँ 2013-14 में 309 बिलियन तक जो यहाँ पे भारी वृद्धि देखने को मिलती है, जो फिर भी यहाँ देखें तो काफ़ी कम हमको दिखाई देता है। भारत ने प्रमुख परियोजनाओं के लिए अपनी पूंजीगत व्यय में 3.5 गुना तक वृद्धि की है, जबकि छोटे सिंचाई जो निवेश है उसमें केवल 2.5 गुना ही यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सिंचाई क्षेत्र में भी काफ़ी अव्यवस्था या फिर कमी देखने को मिलती है, इसके कारण यहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है। फिर सुस्त उर्वरक उद्योग यहाँ देखने को मिलता है। अभी हाल ही के समय में अगर बात करें तो इसी वर्ष की बात कर लेते हैं, बारिश की, तो हाँ यहाँ हमको यूरिया की काफ़ी खपत जो है काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिली थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे कालाबाजारी भी की है, जैसे मान लीजिए 300 रुपये के आसपास आपको यूरिया की एक बोरी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे लोगों ने 500 रुपये में यूरिया की बोरी को यहाँ पे बिक्री किया है। तो इसी के कारण देखिए सुस्त उर्वरक उद्योग के कारण ही इस प्रकार की समस्या वर्तमान में देखने को मिलती है। तो पिछले 15 वर्षों में भारत में उर्वरक क्षेत्र के अंतर्गत कोई निवेश नहीं हुआ। कुछ यूरिया निर्माता भी अपने शटर डाउन करने के गंभीरता से सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति उस समय है, मतलब जहां जब दुनिया में उर्वरकों की मांग के अनुसार सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है, लेकिन आजकल जो निर्यात है इसकी बजाय आयात दिनों दिन यहाँ बढ़ता जा रहा है। उत्पादन काफ़ी हद तक स्थिर बना हुआ है, और इसका मुख्य कारण क्या है, भारतीय उर्वरक नीति में व्याप्त समस्याएं हैं। तो ये हमको देखने को मिलता है सुस्त उर्वरक उद्योग। इसके बाद मानसून पर निर्भरता, आपको पता है हमारा जो भारतीय कृषि है वो 65% अभी भी वर्षा जल पर निर्भर है, जो कि हमने देखे थे। तो यहाँ पे मानसून की निर्भरता एक प्रमुख समस्या मानी जाती है भारतीय कृषि में। भारत में अधिकांश जो कृषि क्षेत्र है असिंचित होने के कारण कृषि क्षेत्र में समग्र विकास के लिए मानसून महत्वपूर्ण है, और ऐसे मामले में मानसून पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गंभीरता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बीज बोने का पैटर्न हमेशा उस क्षेत्र के मानसून पर निर्धारित होता है। खराब मानसून के कारण खेती पर बहुत असर पड़ जाता है। जैसे अभी के समय का अगर बात करें तो इस समय हमको जो है मक्के की फसल काफ़ी बुरी तरह प्रभावित देखने को मिली मानसून के कारण, और किसानों को बहुत भारी नुकसान यहाँ उठाना पड़ा। ऐसी स्थिति में खरीफ की फसलों के उत्पादन और उपज में भी उत्पन्न होने से क्या हो जा रहा है, मतलब काफ़ी मात्रा में यहाँ कृषि में समस्या देखने को मिलती है। फिर किसान उत्पादक संगठनों की अक्षमता, तो भारत में किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत किया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए छोटे और जो सीमांत किसान हैं ये जो है यहाँ पे थोड़ी मात्रा में लाभान्वित हो रही है या नहीं, ये हमको जानने को मिलता है, और इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अलग अलग प्रकार से अगर देखें तो दूध सहकारी समितियों से भी यहाँ पे सबक सीखा जाना चाहिए। मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए भी यहाँ पे कम्युनिटी विशिष्ट जो FPO है उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप दालों के लिए FPO बड़े पैमाने पर विकसित किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे समस्याएं के रूप में देखने को मिलती है किसमें, भारतीय कृषि में। अब इससे क्या प्रभाव होंगे, तो देखिए देश में जो कृषि क्षेत्र में जो विद्यमान विभिन्न चुनौतियां है और समस्या है, उनके परिणाम स्वरूप किसान परिवारों की आय में यहाँ पे देखने को मिलती है काफ़ी कमी होती जा रही है, और भी ऋण के बोझ तले यहाँ पे दबते चले जा रहा है। अंततः क्या हो रहा है, उनके समक्ष आत्महत्या करने के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचता है। तो ये हमको एक मेन समस्या देखने को मिलती है, मतलब उसका प्रभाव समस्या को लेकर। फिर उसके बाद निम्न और अत्यधिक जोखिम वाली जो कृषि है आय है कृषकों की रुचि पर हानिकारक प्रभाव डालती है, और वे खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा इससे देश में जो है खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के भविष्य पर भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये हमको कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं कृषि से संबंधित समस्याओं का। अच्छा, आप अगर यहाँ पे अगर आंसर लिखते हो तो आप देखिए यहाँ पे आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं, यानी कि भारतीय कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए जो है इसके संदर्भ में उपाय सुझाइए। तो उपाय हम देखेंगे आगे। तो देखिए आज़ादी के बाद जो स्थिति थी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद जो स्थिति, यानी कि आज़ादी के बाद कृषि सुधार के लिए कौन कौन से बड़े कदम उठाए गए, तो ये हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जमींदारी प्रथा पहले चलती थी, उसको समाप्त किया गया, और इस बात को स्वीकार करना कि भूमि उन लोगों की है जो इसमें खेती करते हैं, यानी कि जो उसको जोतते हैं उन्हीं की यहाँ पर एक भूमि मानी गई। फिर भूमि सीमा अधिनियम यहाँ बनाना, उसके अलावा भूदान सर्वोदय आंदोलन, ये इनको प्रोत्साहन देना। फिर उसके बाद अगर देखें तो भू राजस्व उगाही के लिए उपयुक्त तर्क संगत व्यवस्था करना, ये चीज़ हमको देखने को मिली।
खाद्यान्न उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना, इसके लिए हरित क्रांति समेत जो अनेक जो कदम है उनको उठाना, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। कृषि के लिए यहाँ पे जरूरी क्षेत्रों में निवेश, मसलन सिंचाई के लिए यहाँ पे देखने को मिले। तो ये चीज़ हमको आज़ादी के बाद कुछ चीज़ें देखने को मिली। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो पीछे हमने बहुत सारी पहल देख चुके हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उनका, ठीक है। हालांकि हम यहाँ शॉर्ट वे में आगे देख सकते हैं। तो एक एक चीज़ हमको देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले बात करें 2007 की, यानी कि कृषि के व्यापक विकास के लिए यहाँ पे 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति जो तीसरे नंबर की थी वो लाई गई, जिसके अंतर्गत काफ़ी बड़ी मात्रा में सुझाव दिए गए थे। सुझाव अगर विस्तार से लिखना तो आप पीछे की जो स्लाइड है उसमें जाकर देख सकते हैं। भूमि की या जमीन की उर्वरता, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यहाँ पे जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया। और कंप्लीट रूप से यहाँ पे कौन सा राज्य है आपको बताना कमेंट बॉक्स में जिसमें जो है कंप्लीट रूप से जैविक खेती यहाँ पे की जाती है। कौन सा, मतलब भारत के अंतर्गत कौन सा राज्य है, जो कि हमने पढ़ चुके पीछे। उसके बाद फसलों के मुताबिक यहाँ पे देखिए पोषण, उर्वरक की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड और किसान कॉल सेंटर जैसी योजनाएं चलाई गई, जो कि हमने पीछे देख चुके हैं। या आप शॉर्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ हमने डिस्क्रिप्शन उसका कंप्लीट रूप से देखे हैं। इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देखने को मिलती है, जो कि सिंचाई की समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे लाई गई थी। यूरिया और अन्य खतरनाक रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यहाँ देखिए पूर्णतः नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दिया गया है। ये भी चीज़ हम देख चुके हैं पीछे, है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा पहल की गई। इसके अलावा खाद्यान्न भंडारण और उनके प्रसंस्करण से जुड़ी जो ढांचागत विकास है उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो कृषि उत्पादकों के एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के लिए ई नाम इलेक्ट्रॉनिक जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें APMC, ये सारी चीज़ ये एक्ट लाए गए, ये भी हमने देखे। कृषि में जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा इस जो खेती है, खेती में वित्त की समस्या से निपटने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे MSP बोलते हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पहल की जा रही है। और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यहाँ नई पहल की गई है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है पिछले साल यानी कि 2018 की अगर बात करें तो कृषि में निर्यात नीति लागू की है। साथ ही हम देखें तो कृषि में उत्पादन एवं विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के अनुसार ऐसी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि पर्यावरण में हो रहे बदलाव के बुरे प्रभाव से उसको बचाया जा सके और उत्पादन जैसे कि तैसे वहाँ पर बना रहे, यानी कि बढ़ाया जा सके उसका। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब हमारे द्वारा अगर पूछा जाए कि आपके क्या विचार हो सकते हैं कृषि के क्षेत्र में जो समस्याएं है या कृषि के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को हटाने के लिए, तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस प्रकार के लक्ष्य पर और ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हरित क्रांति के बाद जिस तरह से क्षेत्रीय असमानता देखने को मिली, तो यहाँ पंजाब और बिहार की स्थिति में काफ़ी फर्क था। ऐसे में एक दूसरे जो लेकिन अधिक तर्कसंगत हरित क्रांति की जरूरत है, यानी कि हरित क्रांति में तो ज़्यादातर रासायनिक उर्वरकों को फोकस किया गया था, परंतु उससे क्या हुआ था, भूमि की उर्वरा शक्ति काफ़ी प्रभावित हुई थी और एक समय आने के पश्चात उसकी जो उर्वरता है उसकी कमी देखने के कारण फसल में उत्पादक क्षमता जो है काफ़ी कम हो गई। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अनुसंधान अभी भी पर्याप्त नहीं है और इस पहलू पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर देखें तो कृषि संबद्ध क्षेत्र जिसमें अगर देखें तो अंडे का उत्पादन, ऊन का उत्पादन, मांस का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन जैसी जो चीज़ें हैं वो शामिल है। इनके भंडारण, संरक्षण और मार्केटिंग पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कृषि के लिए दिए जाने वाली जो सब्सिडी है उसको और भी तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ अगर देखें तो कर्ज माफ़ी जैसी शॉर्ट टर्म नीति समुचित रूप से प्रभावी नहीं होगी। कृषि से जुड़ी समस्याओं का लॉन्ग टर्म हल जो है ढूंढा जाना चाहिए। कृषि उत्पादों के भंडारण और उनके वितरण वाले जो पहलू है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ हमको यहाँ अपने सुझाव के रूप में यहाँ पे दे सकते हैं किसके अंतर्गत, कृषि क्षेत्र की जो समस्या है उनको हल करने के लिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं और जो कृषि है उसके संबंध में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखें तो देखिए हमने 12 पंचवर्षीय योजनाएं और कृषि क्षेत्र में उसका व्यय और उसकी जो वृद्धि है वो उसके बारे में हमने यहाँ कंप्लीट डिटेल में जाने। इसके बाद हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संचालित कुछ केंद्रीय मिशन और कुल यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है सभी के अंतर्गत औसत। बाद में देखें राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 जो कि तीसरे नंबर की थी, पहले नंबर की 1992, दूसरे नंबर की 2000 और तीसरे नंबर की 2007। समस्याओं के बारे में जाने कृषि से संबंधित और उसके बाद उसके प्रभाव देखें। उसके बाद हमने आज़ादी के बाद उसकी स्थिति देखें, फिर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाने वाले हैं और हमारे द्वारा क्या उसका प्रयास किया जाना चाहिए, हमारे खुद के हमने विचार यहाँ पे देखें। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी।
और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उत्तर लेखन ग्रुप और चर्चा परिचर्चा ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या उसमें सॉल्व की जा सकती है आपकी आसानी से। तो इस प्रकार से लेकर आपको चलना है और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।